न आने वाला कल। उपन्यास। रचनाकार हैं मोहन राकेश जी। आज पढ़ रहे हैं भाग 2। सहयोगी। रात को स्टीवर्ट चार्ल्टन की कॉटेज के बाहरी कमरे में हम 3 आदमी बैठे थे। चार्ल्टन, लैरी, जो और मैं। खिड़कियां दरवाजे सब बंद करके बुखारी में आग जला दी गई थी, जिससे कमरा काफी गर्म था। फिर भी मैं चाह रहा था कि बाहर की हवा के लिए कहीं कोई दरार छोड़ दी गई होती, क्योंकि चेरी ने सिगार फूंक फूंक कर इतना धुआं कमरे में भर दिया था कि अपने समेत सब कुछ उस कसैली गंध में घुटा घुटा लग रहा था। देखो, वह कुतिया अब तक नहीं आई, चेरी ने राख का मोटा सा लोंदा एस्ट्रे में झाड़ते हुए कहा और अपनी दोहरी ठोड़ी छाती पर झुकाए फिर से कश खींचने लगा। लैरी आंखें मूंदकर बाहें सिर पर रखे गंभीर भाव से कुछ सोच रहा था। उसने उसी मुद्रा में अपने होठ विस्तरणा से हिला दिए। मैं प्लेट से सीख कबाब का एक टुकड़ा उठाकर धीरे धीरे चबाने लगा। शाम को लैरी ने मुझसे अपने यहाँ आने को कहा था, तो मुझे इस पूरे आयोजन का पता नहीं था। स्कूल से चलते समय उसने कुछ उसी तरह मुझे रात को अपने यहाँ पीने आने की दावत दी थी, जैसे पहले दिया करता था, हर महीने की पहली के आसपास। इस बार इतना अंतर जरूर था कि पहली तारीख बहुत पीछे छूट चुकी थी। मैंने सोचा था कि इस बार भी वह हमेशा की तरह मद्रास के दिनों के अपने प्रेम संबंधों की चर्चा करेगा, पर उसके यहाँ पहुंचने पर पता चला कि कार्यक्रम चेरी के क्वार्टर में है। मैंने स्कूल में तुमसे जिक्र करना उचित नहीं समझा, उसने कहा। किसी के कान में बात पड़ जाती तो तुम्हारे लिए खामखा की परेशानी हो जाती। चेरी चाहता है कि तुम्हारे त्यागपत्र को लेकर जो नई स्थिति पैदा हो गई है उस पर हम लोग आपस में बात कर ले। मैं खुद तुम्हें कहना चाहता था, पर मैंने ही उसे मना कर दिया था कि वह बात ना करे। मैं तुम्हें अपने यहाँ बुलाकर साथ लेता आऊँगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मुझे एतराज़ था, पर उस वक्त उस एतराज़ की बात करना बेमानी था। मैं चुपचाप उसके साथ चेरी के क्वार्टर में चला आया था। वह क्वार्टर एक पहाड़ी की ऊंचाई पर बिल्कुल अलग थलग बना था, इसलिए चेरी उसे क्वार्टर न कहकर अपना कॉटेज कहा करता था। उस क्वार्टर की तरफ जाते व्यक्तियों को नीचे स्कूल की सड़क से देखा जा सकता था, इसलिए अंधेरा होने के बावजूद मेरी आंखें बार बार उस तरफ मुड़ जाती थी। बर्फानी हवा और पगडंडी की बर्फ मिली मिट्टी से ज्यादा मैं उस तरफ की आहटों के प्रति सचेत था। मुझे लग रहा था कि दोपहर को टोनी विस्लर की जिस बात से मुझे गुस्सा आया था, उसे कुछ ही घंटे बाद चेरी के क्वार्टर में जाकर मैं एक तरह से सच साबित कर रहा हूं। आसपास की झाड़ियों और ढलान पर उगे पेड़ों के बीच से कुछ साए जैसे मुझे उस पहाड़ी पर ऊपर जाते देख रहे थे, और मैं कोट का कॉलर ऊंचा किए अपने को उन द्वारा पहचाने जाने से बचा लेना चाहता था। लहरी मुझसे आगे आगे चल रहा था, इसलिए भी मैं अपने को उस रास्ते पर काफी अनढका सा महसूस कर रहा था। पर लहरी को इसका कुछ एहसास नहीं था। वह इतना ही जानता था कि मैंने चुपचाप मुस्कुराकर उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। चेरी के क्वार्टर में पहुंचने पर पता चला कि लारा वहां नहीं है। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, वह उसे देखने के लिए गई है। चेरी ने कमरे में दाखिल होते ही बताया, उसने कहा था कि मैं उसकी ओर से तुमसे क्षमा मांग लूं, मगर ये बात सच नहीं थी। वहां आने के थोड़ी ही देर बाद मुझ पर स्पष्ट हो गया कि चेरी ने जानबूझकर उसे वहां से भेज दिया है। स्कूल में ये बात प्राय सुनी जाती थी कि शादी के बाद भी चेरी किंडरगार्टन की मिसेस दारूवाला से अपना संबंध बनाए है, और कि अब भी लारा घर से जाती है, चेरी मिसेस दारूवाला को अपने यहाँ बुला लेता है। उस दिन भी मिसेस दारूवाला वहाँ निमंत्रित थी, हालांकि हम लोगों को पहुँचे 1.5 घंटा हो गया था और वह अब तक आई नहीं थी। बातचीत की शुरुआत लैरी ने की थी। कहा था कि अब मौका आ गया है जब हम लोगों को मिलकर हेडमास्टर के खिलाफ अपना मोर्चा बना लेना चाहिए। जब वह पहला पैग पी रहा था तो उसका ख्याल था कि मैंने त्यागपत्र देकर बहुत साहस का काम किया है, पर तीसरे पैग के बाद वह मेरा कंधा हिलाता हुआ कहने लगा था कि मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ। अगर मुझ में साहस होता तो मैं चेरी की तरह डटकर उस आदमी से लुहा लेता। त्यागपत्र देने का क्या है, एक चपरासी भी त्यागपत्र दे सकता है। गुर्दा चाहिए लड़ने के लिए। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे पास वह गुर्दा नहीं है। लैरी की बातों से मुझे पता चल गया था कि जेम्स ने मेरे त्यागपत्र की बात पूरे स्कूल में फैला दी है। यहाँ तक कि शाम की चाय के समय ये बात लड़कों की जबान पर भी थी। लैरी ने कुरेद कुरेद कर मुझसे पूछने की कोशिश की कि मेरे निर्णय का वास्तविक कारण क्या है
और कि हेडमास्टर ने इस चीज़ को लेकर मुझसे क्या बात की है। मैं उस कमरे में आने के बाद से ही मन में इतना कुढ़ गया था कि उसके हर सवाल को मैंने एक मुस्कुराहट के साथ टाल दिया। संक्षेप में इतना बता देने के बाद कि मुझे अब इस नौकरी में दिलचस्पी नहीं रही, उसकी गेंद को हर बार वापस उसी की तरफ उछाल दिया। तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो इस बारे में? लैरी आखिर थक कर और शायद अपनी ही रट से ऊब कर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। चेरी शुरू से ही खामोश था। मेरा ध्यान बार बार उसके भारी पेट पर कसे जैकेट की तरफ चला जाता था, जिसके बटन बुरी तरह खिंचे हुए थे। तब तक उसके व्यक्तित्व की जो छाप मेरे मन पर थी, उस समय वह उससे काफी भिन्न लग रहा था। यह वह मुंहफट और दबंग आदमी नहीं था जो किचन, पेंट्री और डाइनिंग हॉल के इलाके में दूसरे हेडमास्टर की तरह कहता घूमता था, मुझसे क्या बात करेगा कोई? मुझसे इनमें से किसी का कुछ छिपा है? और जिसके कमरे में हर समय टेलीफोन पर मांस मच्छी वालों से की जाने वाली इस तरह की बातचीत सुनाई देती थी। एक पूरा बकरा खराब है, ये क्या भेजा है तुमने? ऐसा मांस तो कुत्तों के खाने लायक भी नहीं है, हरामखोर। तुमने समझ क्या रखा है? ये तंदूर है या ढाबा? पता है यहाँ एक एक लड़के से महीने का 200-200 रुपए लिया जाता है। उसके बदले में मैं उन्हें ये बकरा खाने को दूं? तुम दूसरा बकरा जल्दी से भेजो और अपने आदमी के साथ। वह भी ठीक ना हुआ तो तुम्हारे आदमी को ही काट कर चढ़ा दूंगा आज। और कल मुझे 3 सूअर चाहिए, तुम्हारी तरह पले हुए। आ गया समझ में? आ गया कि नहीं? इसके अलावा वह हर राह चलते किसी के भी कंधे पर हाथ मारकर कह सकता था, क्यों पट्टे, बताओ क्या खाओगे आज शाम को? और अपेक्षा रखता था कि उसके बनवाए पानी की शक्ल के स्टू से लेकर डंठलों समेत उबली गोभी तक हर चीज की उसके सामने प्रशंसा की जाए। प्रशंसा सुनकर उसका चेहरा एक उदार मुस्कुराहट से खिल जाता था। गोभी कल शाम मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाई थी। मुझे पता है तुम्हें गोभी बहुत पसंद है। लोग उससे ज्यादा बात करने से अक्सर बचते थे, पर खास मुश्किल उस समय पड़ती थी जब हेडमास्टर से डांट खाकर वह अपना गुबार निकालने के लिए कॉमन रूम में चला जाता था। पता है आज सुअर के उसने मुझसे क्या कहा है? कहता है खाना दिन ब दिन बच जाएगा होता जा रहा है। कोई पूछे इस बंदर की औलाद से कि खाना यहाँ हेडमास्टर बनने से पहले इसने कभी खाया भी था? वहां मद्रास में मिलता क्या था इसे? ऐसम और तक्रम। डंठल चूसते यहाँ आकर हड्डियां चूसने को मिल गई तो बड़ा जानकार हो गया ये खाने का। जानता नहीं कि हम तो पैदा ही मुर्गे के शोरबे में हुए हैं। 20 साल का तजुर्बा है मेरा इस काम का। जिन दिनों कलकत्ता के ग्रैंड होटल में मुझे 700 तनख्वाह मिलती थी, उन दिनों इससे 300 भी नहीं जुटते होंगे मास्टरी के। पहला हेडमास्टर चाहे पादरी था, पर उसे तमीज थी खाने पीने की। उसके जमाने में कभी कोई पार्टी होती थी यहाँ बगैर ब्रांडी विस्की के? पर ये नीरे के औलाद न खुद पीता है न दूसरों को पीने देता है। बस पार्टी के बाद भेज देता है अपने बैरे को कि जितना सामान बचा हो उठा कर ले आओ। सुबह बुला लेता है हिसाब चेक करने। मैं कहता हूँ कर ले हिसाब चेक, मैं एक एक पैसे का खर्चा लिख कर रखता हूँ अपने पास। तुझे जिस जिस चीज का बिल चाहिए उसका बिल ले ले, कुछ और चाहिए तो वह भी ले ले। मुझे क्या पता नहीं है कि सारी साजिश किस चीज की है। ये उसे लगाना चाहता है स्टीवर्ड अपनी माडाम जाफरी को। मिसेस जाफरी का चेरीकरण है, जिससे लड़कों के माँ बाप का खून चूस चूस कर ये अपने ग्लैंड्स में भर ले। मैं कहता हूं मैंने ना कर दिया पंक्चर तुम्हारा एक एक ग्लैंड तो कहना। दिखाते फिरोगे एक दूसरे को कि देखो चेरी ने क्या कर दिया है। इन्हें पता नहीं है कि चेरी की पहुंच इनके भी माई बाप तक है। मैंने एक बार वहां जाकर कर दी ना रिपोर्ट तो हड्डियों की गांठें ढीली हो जाएंगी। ज्यादातर बातें वह काली चमड़ी के रिश्ते से हिंदुस्तानी मास्टरों के सामने और हिंदी में ही कहता था। एक बार कोहली ने उसे इस तरह खुलेआम बकझक करने से टोक दिया था तो 15 दिन उसके यहाँ खाना जाता रहा था, जो बैरे चपरासियों का हिस्सा देकर बच जाया करता था। ये बात भी चेरी ने किसी से छिपा नहीं रखी थी कि वह कोहली को दब्बूपन की सजा दे रहा है। मैं कहता हूँ क्या करेगा वह ये अच्छा खाना खाकर? गुर्दे में जो सत इसबगोल भरा है उससे सब निकल जाता है बाहर। इसलिए कुछ दिन ऐसा खाना खा ले जिससे इसका सत इसबगोल थोड़ा कम हो जाए। पर उस समय विस्की का आधा गिलास हाथ में लिए अपनी कुर्सी पर फैला वह एक मार खाए सांड की तरह सांस ले रहा था। मुझे लग रहा था कि उसने एक बार कुछ लंबी सांस खींच ली
तो जैकेट का एक आध बटन जरूर टूट जाएगा। तो लैरी सिर से हाथ हटाकर सीधा हो गया। तो क्या, मैंने पूछा। तुम इस हक में बिल्कुल नहीं हो कि कल हम तीनों, और अगर मिसेस दारूवाला भी चलने को तैयार हो, तो चारों जाकर डीपीआई से मिल लें। तुम्हें नौकरी छोड़नी ही है तो इससे तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मगर दूसरों का जो यहाँ रहना चाहते हैं इससे थोड़ा भला हो सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे मन में डर किस चीज़ का है। मेरे मन में डर किसी चीज़ का नहीं है, मैंने कहा, मगर मेरे छोड़ने का कारण क्योंकि बिल्कुल व्यक्तिगत है, इसलिए। लैरी वितरणा के साथ हंस दिया। मैं समझ गया तुम्हारी बात। मैं नहीं जानता कि तुम क्या समझ गए हो, लेकिन मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। मेरा ख्याल है चेरी भी ज़रूर समझ गया होगा। क्यों चेरी, तुम समझ नहीं गए इसकी बात? चेरी के गले से जो आवाज़ निकली वे ऐसी थी जैसे एक गाली में से व्यंजन निकालकर केवल स्वर रहने दिए गए हों। मैं पहले ही समझ रहा था, उसने कहा। मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मामला कुछ दूसरा ही हो सकता है। इसे पता नहीं है कि उस आदमी की मियाद यहाँ खत्म हो चुकी है। लैरी अपने गिलास में और विस्की डालने लगा। फिर मेरी तरफ मुड़कर कुछ ऊंचे स्वर में बोला, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? उस आदमी की मियाद यहाँ खत्म हो चुकी है, इसलिए उसकी जी हजूरी करने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने का। मैं अपना गिलास रखकर उठ खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों ने इस सब के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। लैरी भी साथ ही उठ खड़ा हुआ। देखो सक्सेना, वह मेरी बाह थाम कर बोला, तुम्हें यह बताकर जाना होगा कि तुम हमारे दोस्त हो या दुश्मन। मैं नहीं जानता। मैंने बाह छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने बाह नहीं छोड़ी। मैं तो समझता था कि तुम हमारे दोस्त हो। लैरी के हाथ की जकड़ और मजबूत हो गई। दोस्त होने के नाते तुम्हारा फर्ज है कि तुम हमारा साथ दो। तुम हमारा साथ देने से इनकार नहीं कर सकते। देखो लैरी, तुम बैठकर बात करो। मैं इस तरह तुम्हें यहां से नहीं जाने दे सकता। उसने मुझे जबरदस्ती फिर कुर्सी पर बिठा दिया। तुम ये तो मानते हो ना कि टोनी विस्लर को जितना मैं जानता हूं उतना यहां तुम लोगों में से कोई नहीं जानता। ये दावा वह पहली बार नहीं कर रहा था। कुछ साल पहले वह और टोनी विस्लर मद्रास में एक स्कूल में साथ पढ़ाते थे। उसी आधार पर टोनी उसे यहाँ लाया भी था, पर उसके आने के 1-1.5 महीने के अंदर ही ये बात दोनों पर स्पष्ट हो गई थी कि जिस रूप में वे पहले एक दूसरे को जानते थे वह अब दोनों में से किसी का नहीं रहा। निराशा के कारण ही लैरी की उन सब लोगों से घनिष्ठता हो गई थी जो टोनी के विश्वास पात्र नहीं थे, और उनमें भी सबसे ज्यादा चेरी से। लैरी इसी तरह का सवाल पूछकर जब कुछ क्षण उत्तर सुनने की प्रतीक्षा में रुका रहता था तो उसका चेहरा उभरी हुई आंखों समेत प्लास्टर ऑफ पेरिस के एक बुत जैसा लगने लगता था। फिर अपने आप जैसे लोगों की आंखों से ही उत्तर पाकर वह प्लास्टर पिघल जाता था। तो मैं तुम्हें बतला रहा हूं कि उसके यहाँ रहने का समय अब चूक गया है। जिस तरह यहाँ आकर एकदम यह इस रुतबे पर पहुंच गया है, उसी तरह एकदम अब इससे नीचे गिरने वाला है। मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा है तो तुम्हें भी इस बात पर पूरा विश्वास हो जाना चाहिए। तुम देख लेना, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मद्रास में तो हम इसे बहुत अक्लमंद आदमी भी नहीं समझते थे। सचमुच बहुत मामूली दिमाग का आदमी माना जाता था इसे। ये तो यहीं आकर इसने अपने लिए इतना ऊपर तक का रास्ता बना लिया है। वहां होता तो आज भी यह तीसरे और चौथे फॉर्म की क्लासें ले रहा होता। चेहरे ठोड़ी ऊंची करके लगातार सिगार के कश खींच रहा था। कुछ देर खांसने और मुंह में आया बलगम निगल जाने के बाद वह बोला, ये तो यहाँ हर आदमी जानता है कि अगले साल तक यह यहाँ हेडमास्टर नहीं रहेगा। सवाल सिर्फ इतना है, इसे हटाने में कामयाब कौन होता है। अगर हम लोग समय से कार्रवाई नहीं करते तो ये निश्चित है कि वह स्त्री जो चीज़ चाहती है वह कर ले जाएगी। लैरी ने उसकी बात पूरी कर दी। वह किस स्त्री की बात कर रहा है ये मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं थी। स्कूल में जब भी कोई बातचीत में उस स्त्री का जिक्र करता था तो उसका मतलब मिसेस जाफरे से होता था। ज़्यादातर लोगों की आपसी बातचीत का विषय भी वही रहती थी। इस दृष्टि से स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही थी, रहस्यमय भी, क्योंकि उसके अतीत को लेकर कई तरह की बातें लोगों से सुनने को मिल जाती थी। एक बात जो सबसे ज्यादा प्रचलित थी वह ये थी कि माली क्राउन उसके पति की संतान नहीं है।
माली आदि हिंदुस्तानी है, कोहली कहा करता था, जबकि इसका पति इसकी तरह खालिस अंग्रेज था। 20 साल यह एक राजकुमारी की गवर्नेंस रही है। उसी जमाने में सुना कि लोगों को मिसेस जाफरी का 20 साल पहले का इतिहास कहाँ से मालूम हुआ था पता नहीं, पर बातें काफी विस्तार के साथ कही जाती थी। ये जिस महाराजा के यहाँ रहती थी, सुना है उसी ने इसके पति को जहर देकर मरवा दिया था। पार्टियों में देखते हो ये कितनी कीमती पोशाकें पहनकर आती है। वे पोशाकें तुम समझते हो इसने अपनी तनख्वाह से बनवाई हैं। इसके अलावा भी कई तरह का ब्यौरा उसके बारे में दिया जाता था। पता है वहां से इसे निकाला क्यों गया था? ये शिकार पर जाया करती थी महाराज के एक दोस्त के साथ। एक बार ऐसा हुआ कि तुम्हें पता है वह स्त्री क्या खेल खेल रही है यहाँ? चेरी बोला। मैंने कंधे हिला दिए। मतलब था कि ना मैं जानता हूं, ना मेरी जानने में दिलचस्पी है। वह अपनी जगह इस कोशिश में लगी है कि इसे उखाड़कर इसकी जगह एल्बर्ट को हेडमास्टर लगवा दे। और टोनी इतना बेवकूफ आदमी है कि उसकी इस चाल को समझ ही नहीं रहा। लैरी अपना चेहरा मेरे इतने करीब ले आया कि उसकी सांस से बचने के लिए मुझे अपना सिर काफी पीछे हटा लेना पड़ा। मेरी खामोशी उन लोगों को एक तरह का बचाव लग रही थी, जिसे वे किसी तरह तोड़ देना चाहते थे। वह तो समझता है कि वह स्त्री उसकी खुफिया है, जो यहाँ वहाँ की सब खबरें उस तक पहुँचाती रहती है। एल्बर्ट और माली को भी इस वजह से वह अपने आदमी समझता है। पर यह स्त्री शतरंज की बिसात पर बड़ी सावधानी से एक एक चाल चल रही है। देखा नहीं कि गोरी चमड़ी वाले के बीच वह अंग्रेज बनकर बात करती है और काली चमड़ी वालों के बीच हिंदुस्तानी बनकर। यहाँ तक कि बैरों से भी इस तरह बात करती है जैसे कि वे इसके बहुत अपने हों। किसने तुमको बुलाया इधर? मैंने बुलाया। किसने बोला? छिनाल कहीं की। तुम बताओ कि जब एल्बर्ट और माली एक बार चले गए थे लंदन, तो इसने खास कोशिश करके उन्हें यहाँ क्यों बुलाया था? पिछले हेडमास्टर को पता था कि वह कितनी बदकार औरत है, तभी ना उसने कपड़ों की धुलाई का काम इससे लेकर इसे किडन गार्डन की इंचार्ज बना दिया था। किडन गार्डन में ये उस तरह कमीशन नहीं ले सकती ना जैसे धोबियों से लिया करती थी। स्कूल की आधी चादरें और पर्दे उन दिनों हर साल सिकुड़ जाते थे या गुम हो जाते थे। अगर इसे कमीशन मिल सकता, किडन गार्डन के आधे लड़के भी हर साल गुम हो जाया करते। इसलिए स्कूल के पर्दों को छू छू कर अब नाक बो चढ़ाती रहती है। कैसी धुलाई होने लगी है आजकल यहाँ। बड़ी बनती है सफाई पसंद। दुनिया भर की गंदगी जिंदगी भर पेट में भरती रही। उसे धोने के लिए ही तो पीती रहती है इतनी स्प्रिट। और चेरी की जगह पर उसकी आंख किस लिए है? इसलिए न कि यहाँ पर चेरी ने उसे टोक दिया। उसे मिल जाए ना इस महकमे का चार्ज, तो देख लेना हर महीने का खर्च कितना बढ़ जाता है। मेरा मतलब यही था। लैरी ने जल्दी से अपनी गलती को सुधारा। उसे हर चीज़ में कमीशन लेने की लत पड़ी है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। एल्बर्ट यहाँ हेडमास्टर हो जाए, इसकी भी कोशिश वह इसलिए कर रही है, इसलिए नहीं कि अपने दामाद से उसे लगाव है। वह ऐसा हेडमास्टर चाहती है यहाँ जिसके नीचे अपनी मनमानी करने में उसे किसी तरह की रोक टोक न रहे। तुम्हारा ख्याल है एल्बर्ट इसे समझता नहीं है? एल्बर्ट अच्छी तरह समझता है। मेरा ख्याल है जितनी नफरत एल्बर्ट को इससे है, उतनी और किसी को हो ही नहीं सकती। देखा नहीं इसकी पीठ पीछे वह कैसे नाक हिलाता रहता है, जैसे कि उसे इससे बदबू आ रही हो। खैर, वह चीज़ तो वह पब्लिक रिलेशंस के लिए करता है। और जिस तरह वह सबके सामने माली से पूछता रहता है, वेयर इज़ योर बिग मदर? एल्बर्ट माली से भी उतनी ही नफरत करता है जितनी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पर उसे जब इस तरह अपना काम बनता नजर आता है तो वह भी सोचता है ठीक है। अचानक दोनों आदमी चुप हो गए। बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। मेरा ख्याल है मिसेस दारूवाला है। कुछ देर उधर कान लगाए रहने के बाद लैरी ने कहा और अपनी टाई पर पड़े टमाटर की चटनी के निशान को उंगली से साफ करने लगा। पर वह आहट बरामदे तक नहीं आई। बरामदे के परे से ही कच्ची बर्फ पर पड़ते पैरों की कचर कचर दूसरी तरफ चली गई। कोई और था शायद। लैरी ने एक आशंकित नजर चेरी पर डाल दी, पर चेरी उस आहट से आशंकित नहीं हुआ था। होगा कोई, उसने कहा। उधर सिंह की कोठी है, वहां आधी रात तक लोगों का आना जाना चलता रहता है। तुम्हें विश्वास है ना? चेरी ने आंखें हिलाई। इस तरह इस कॉटेज तक आने का किसी का हौसला नहीं पड़ सकता। लैरी फिर भी आश्वस्त नहीं हुआ। कुछ देर अपने गिलास को हाथ में घुमाने के बाद
वह व्यस्त भाव से उठ खड़ा हुआ। मैं अभी गुसलखाने से होकर आता हूँ। पर बाहर जाने के लिए दरवाज़ा उसने काफ़ी आहिस्ता से और सावधानी के साथ खोला। ठंडी हवा की एक लहर कमरे के धुएं को चीर गई। बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, पर है बहुत कमज़ोर दिल का आदमी। दरवाज़ा फिर से बंद हो जाने पर चेरी अपनी कुर्सी थोड़ा आगे को सरका कर बोला, तुमसे कहता है कि तुम्हारे अंदर हौसला नहीं है, पर अपने को देखो। मैंने जवाब न देकर घड़ी में वक्त देख लिया। तुम अब तक उसका बुरा मान बैठे हो? मैंने सिर हिलाया, पर कहा फिर भी कुछ नहीं। फिर तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों हो रहा है? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। मुझे नींद लग रही है, मैंने कहा। सोचता हूँ कि अब घर जाकर खाना वाना खा लिया जाए। और तुम्हें इस आदमी की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, वह बोला। तुम्हें पता है ये कितना बेवकूफ़ आदमी है। मैंने तुमसे कोई ऐसी वैसी बात कही हो तो तुम बताओ। देखो चेरी, ये मतलबी आदमी है, अपने मतलब से मेरे पीछे लगा रहता है। तुम्हारे इसके साथ दोस्ती ज़रूर है, पर तुम इसे ठीक से जानती नहीं हो। मैं कभी दावा नहीं करता कि हम लोग कभी अलग से बैठेंगे तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। एक एक बोटी मांस और एक एक गुत्थी नमक के लिए ये आदमी कैसे मेरी मिन्नत करता है, तुम नहीं जानते। मैंने कहा है ना कि मुझे इस बात का बिल्कुल दावा नहीं है कि तुम्हारे साथ इसके संबंध बनाकर रखने का भी एक राज है। तुम्हारी नियुक्ति डीपीआई के जरिए हुई थी, इसलिए ये समझता रहा है कि तुम्हें खुश रखकर ये अपने को डीपीआई की नज़रों में ला सकता है। मेरे साथ इसकी दोस्ती रखने की वजह भी मांस मच्छी के अलावा यही है कि डीपीआई के पास आता जाता रहता हूँ। टोनी से जो इसकी अनबन हुई है उसकी असली वजह तुम जानते हो? मैंने बात में दिलचस्पी न रखने के ढंग से सिर हिला दिया। इसका ख्याल था कि यहाँ आकर टोनी का सबसे नज़दीकी आदमी यही होगा। इसकी नज़र सीनियर मास्टर की जगह पर थी, क्योंकि इसने सुन रखा था कि जिमी ब्राइट कुछ दिनों में यहाँ से जाने वाला है। पर जब यहाँ आकर इसने देखा कि टोनी का अंदरूनी सर्कल बिल्कुल दूसरा है और कि मिसेस जाफरे और एल्बर्ट क्राउन के सामने इसकी दाल नहीं गल सकती, तो यह अपनी दूसरी जोड़ तोड़ में लग गया। हो सकता है, मैंने फिर भी अपने को तटस्थ रखते हुए कहा। यह उसका अपना तरीका है जीने का। तुम बात समझ नहीं रहे, वह बोला। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि वह तुमसे अलग से बात करने लगे तो तुम ज़रा होशियार रहना। आज हम लोग यहाँ मिलकर बात करें, ये सुझाव भी उसी का था। दरअसल ये अपनी जगह डरा हुआ है कि छुट्टियों के शुरू में टोनी इसे नोटिस ना दे दे। तुम्हें पता ही है टोनी का यह तरीका है। उसे जिस आदमी को निकालना होता है उसे 3 महीने की तनख्वाह और नोटिस एक ही दिन हाथ में पकड़ा देता है। मैंने भी इसलिए इसके सामने आज ज़्यादा बात नहीं की। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इससे या किसी से डरता हूँ। चेरी को और जो कुछ भी कह ले, डरपोक कभी कोई नहीं कह सकता। मुझे जो भी कुछ कहना करना होता है मैं धड़ल्ले के साथ कहता करता हूँ। इसलिए टोनी और किसी से भी उस तरह खम नहीं खाता जिस तरह मुझसे खाता है। बल्कि पूरे स्कूल में वह अगर किसी से डरता है तो मुझसे। मैं अगर आज डीपीआई से अपनी शिकायत वापस ले लूँ तो उससे जो चाहूँ अपने लिए करा लूँ, मगर मैं एक बुनियादी चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ। हेडमास्टर और उसके पिठुओं को स्कूल में खाने पीने की खास रियायतें मिली रहें, इस चीज़ के खिलाफ। इसलिए अपना नफ़ा नुकसान ताक पर रखकर मैं ये चीज़ साबित कर देना चाहता हूँ कि दुनिया में उसूल नाम की भी कोई चीज़ है। जिस तरह तुम्हारी लड़ाई उसूल की है कि तुम्हें सीनियर ग्रेड मिलना ही चाहिए जिसके कि तुम हकदार हो, उसी तरह मेरी भी लड़ाई उसूल की है कि बावर्ची खाने के कामकाज को लेकर मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। जब इस काम की उनमें से किसी को समझ ही नहीं है तो जिसे समझ है उसे अपने ढंग से काम करने देना चाहिए, ठीक है कि नहीं? पर मुझे इस आदमी पर इतना भी एतबार नहीं है कि कल को हेडमास्टर इसे फुसला कर अपनी तरफ करना चाहे तो ये जाकर यहाँ पर हुई सारी बातें उसके सामने उगल नहीं देगा। ये आज बात मेरी तरफ से कर रहा है, पर तुम समझते हो इसे सचमुच इस चीज़ का गम है कि कहीं मिसेस जाफरे मेरी वाली जगह ना ले ले। इसे गम है तो इस चीज़ का कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उसकी बात रुक गई और उसने अपनी कुर्सी फिर पीछे सरका ली। लैरी अंदर आया तो उसका रुमाल उसके हाथ में था। पीछे दरवाज़ा बंद करने और कुर्सी की तरफ बढ़ने के उसके ढंग से स्पष्ट था कि वह गुसलखाने में क्या करके आया है। अपनी कुर्सी पर आकर वह कुछ पल आंखें मूंदे रहा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चेरी ने उससे पूछा। लैरी ने हाथ से बाहर की तरफ इशारा कर दिया।
ये उस वजह से हुआ है। उस वजह से यानी? हवा की वजह से। ठंडी हवा में जाते ही मेरा सिर चकरा गया था। तुम्हें कोई चीज़ चाहिए इसके लिए? नहीं, मैं अभी ठीक हो जाऊंगा। काफ़ी ठीक हो गया हूँ अब तक। मेरा ख्याल है तुम्हें अपने क्वार्टर में जाकर लेट रहना चाहिए। मैंने इतनी देर से पहली बार उससे बात की। चाहो तो यहीं लेट जाओ कुछ देर के लिए, टेरी ने कहा। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा ऐसे ही, लैरी हट के साथ बोला। मैं सीधा खुले में चला गया था पगडंडी की तरफ। इसी से हवा खा आया हूँ। वहाँ क्या देखने गए थे कि कौन गया है निकल कर? चेरी की आंखें मुझसे मिल गई। मैंने अपनी आंखें हटा ली। मैंने कहा था देख लूँ वह आ भी रही है या नहीं, दारू वाला। पर नीचे सड़क तक वह मुझे कहीं नहीं दिखी। मेरा ख्याल है वह डर के मारे नहीं आई कुतिया। चेरी का चेहरा कस गया। वह मिसेस दारूवाले के लिए जिस शब्द का प्रयोग स्वयं करता था उसे लैरी के मुंह से सुनना उसे गंवारा नहीं हुआ। हो सकता है उसे मेरी चिट न मिली हो, उसने कहा। मैं ऊपर जाते हुए एक बैरे के पास चिट छोड़ाया था कि उसके क्वार्टर में दे आए। लैरी ने ठीक से आंखें खोल ली। तुम्हें उसका जवाब नहीं मिला था कि वह आ रही है? चेरी ने हल्के से सिर हिला दिया और नया सिगार मुंह में लेकर तिलियां घीसने लगा। पर तुमने तो कहा था कि वह निश्चित रूप से आ रही है। मैंने सोचा था कि उसे चिट मिल जाएगी तो वह निश्चित रूप से आ जाएगी। तुमने ये नहीं कहा था। तुमने कहा था कि मेरा ख्याल था वह आ जाएगी, नहीं आई तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। लैरी की आंखों में लाल डोरे उभर आए थे। उसका चेहरा भी पहले से विकृत हो गया था। और तुम कहते हो कि तुम्हारे कहने से वह कुछ भी कर सकती है? चेरी जवाब में कुछ कहने को हुआ पर मेरी तरफ देखकर अपने को रोक गया। इस वक्त हम इस पर बात नहीं कर रहे, उसने आहिस्ता से कहा कि मेरे कहने से वह क्या कर सकती है और क्या नहीं। लैरी निचला होंठ निकालकर ऊपरी होंठ को उस पर दबाए बारी बारी से हम दोनों को देखता रहा। लगता है तुम लोग इस बीच किसी नतीजे पर पहुंच गए हो, उसने कहा। तुम्हारे पीछे हम लोगों में बात तक नहीं हुई। किसी नतीजे पर क्या पहुंचना था? चेरी ने अपने स्वर से मुझे भी साथ समेट लिया। खूब, लैरी सिर हिलाने लगा। बाहर से लग तो ऐसे रहा था जैसे अंदर तुम्हारा भाषण चल रहा हो। मैं इससे इसकी पत्नी के विषय में पूछ रहा था। वह बहुत भली स्त्री है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ भी तय नहीं किया तुम लोगों ने? लैरी अब मेरी तरफ घूम गया। मेरा ध्यान उसके हाथ की नस की तरफ चला गया जो रुमाल को भींचे रहने से बाहर को उभर आई थी। या मुझे अब इस बातचीत से बाहर रखने का फैसला किया गया है इस बीच? तुम्हें आज थोड़ी सी पीकर ही नशा हो गया है, चेरी बोला। इसलिए बेहतर यही है कि... लैरी ने अपने दोनों हाथ हम दोनों की तरफ फैला दिए। तुम लोग समझते हो कि मैं परवाह करता हूं? मैं तुम दोनों को यह बता देना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। किसी भी चीज की परवाह नहीं करता। जो आदमी टोनी विस्लर जैसे आदमी को सुर्ख आंख से देख सकता है वह किसी की क्या परवाह कर सकता है? तो ठीक है, मैं खुद अपने को इस बातचीत से बाहर रखना चाहता हूं। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सच पूछो तो मुझे किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे यहाँ की हर चीज़ से उबकाई आती है, लोगों से, बातों से, हर चीज़ से। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लैरी ने मेरी तरफ देखकर कहा। मेरा ख्याल है इसके बाद जो भी बात करनी हो वह फिर किसी वक्त की जाए। आज के लिए हम लोग फिर किसी वक्त क्यों की जाए? लैरी अपना रुमाल वाला हाथ कुर्सी की बाह पर पटकने लगा। जो बात इस वक्त नहीं की जा सकती वह फिर किसी वक्त भी नहीं की जा सकती। और मैं इस बात में आता कहाँ हूँ? बात तुम दोनों की है, तुम दोनों की नौकरी का सवाल है। मुझे क्या पड़ी है कि मैं बीच में दखल दूँ? लैरी, चेरी ने अपने ऊंचे स्वर से उसे दबाने की कोशिश की। मुझसे इस तरह बात मत करो, उसने मुझे भी काट दिया। मैं जानता हूं कि तुम लोग किस वजह से मुझसे बात करने से कतरा रहे हो। मैं बच्चा नहीं हूं, मैंने जिंदगी देखी है। मैं आदमी को सूंघ कर बता सकता हूं कि उसके मन के अंदर क्या बात है। तुम लोग समझते हो कि मैं समझता नहीं हूं। मैं सब समझता हूं। इसे घर जाकर लेट रहना चाहिए, चेरी बोला। मुझे कुछ काम भी है, मैंने कहा, इसलिए मैं समझता हूं कि... तुम लोग समझते हो कि मुझे ही कुछ काम नहीं है? लैरी और भी चमक उठा। यहां इतनी जरा सी शराब पीने आने के लिए मेरे पास फालतू वक्त रखा है? मैं आया था तुम दोनों की खातिर, वरना मुझे क्या पड़ी थी यहाँ आने की। शराब मैंने जिंदगी में बहुत पी है
औरतें भी बहुत देखी हैं। अगर किसी का ये ख्याल था कि चेरी ने ताव में उसकी बाह झकझोर दी। तुम्हें होश है कि तुम क्या बात कर रहे हो? लैरी ने झटके से बाँह छुड़ा ली और पल भर हाँफता हुआ उसे देखता रहा। फिर ऐसे जैसे कि उसकी बात के उत्तर पर ही सब कुछ निर्भर करता हो, बोला, तुम समझते हो कि मुझे होश नहीं है? हाँ, मैं समझता हूं कि तुम्हें होश नहीं है। चेरी उसकी आंखों में आंखें गड़ाए रहा। सचमुच समझते हो कि मुझे होश नहीं है? हाँ, सचमुच समझता हूं कि तुम्हें होश नहीं है। और तुम्हें होश है? हाँ, मुझे होश है। सचमुच होश है? ये तुम्हें भी दिख रहा है कि सचमुच होश है। और अगर मुझे कुछ और ही दिख रहा हो तो? और क्या दिख रहा है? तुम जानना चाहोगे? क्यों नहीं जानना चाहूंगा? मैंने अपने को तैयार कर लिया था कि जहां से ये सवाल जवाब रुकेंगे वहां एक का हाथ दूसरे गले की तरफ बढ़ जाएगा। वे अपनी अपनी कुर्सियों पर कुछ उसी तरह आगे को बढ़ भी आए थे। मैं उनके बीच बिल्कुल फालतू पड़ गया था। अगर मैं कुछ कहता तो वह उनके कानों को छूता भी नहीं। आगे आने वाले कुछ की प्रतीक्षा में मैंने अपने को अपनी कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया। वे दोनों भी जैसे उसी कुछ की प्रतीक्षा में कुछ पल एक दूसरे को देखते रुके रहे। फिर लैरी ने सिर पीछे टिकाते हुए वितृष्णा के साथ हंस दिया। मैं तुम्हें बताकर अपने को छोटा नहीं करना चाहता। हाँ, वैसे तो तुम काफी बड़े हो, कहकर चेरी ने कुछ देर और प्रतीक्षा की। फिर वह भी अपनी जगह ठीक से हो गया। उसके बाद खामोशी का एक लंबा अंतराल रहा। हम तीनों बिना एक दूसरे की तरफ देखे अपनी अपनी अस्थिरता को दबाए पर्दों, गिलासों, दीवारों के कोने में उभर आई सीलन को देखते रहे। मुझे खुद अपने अंदर मितली सी उठती महसूस हो रही थी। लग रहा था जैसे कोई हाथ मेरे अंदर उतर गया हो और वहां धड़कते लौंदे को धीरे धीरे अपने में खींचता जा रहा हो। मैंने काफी देर से सिगरेट नहीं पिया था। पीने को मन नहीं था, बल्कि अपनी सांस से टकराता चेरी के सिगार का धुआं भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस गंध के अलावा एक और गंध जो मेरी उबकाई को बढ़ा रही थी, वह थी लैरी की अल्कोहल मिली सांसों की। सिर पीछे डाल लेने के बाद उसने अपनी बाहों और टांगों को बेहतर फैल जाने दिया था और उसके फैलने का ढंग कुछ ऐसा था कि उसका सिर मेरी तरफ को काफी झूल आया था। चेरी लगातार लंबे लंबे कशों का धुआं बाहर उड़ेलता हुआ इस तरह इधर उधर आंखें घुमा रहा था जैसे कि हम लोगों का वहां होना उसकी ठीक से किसी चीज को देख सकने में बाधा हो। मैं सोच रहा था कि वहां से चलने का प्रस्ताव लैरी के मुंह से निकले तो ज्यादा अच्छा होगा। अपनी उबकाई पर काबू पाए मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा, पर उसके चेहरे और आंखों के स्थिर होते भाव से जब ये लगने लगा कि वह वहीं पड़ा पड़ा सो ना जाए, तो मैंने अपनी तरफ से खामोशी को तोड़ने का निश्चय कर लिया। मैं अब चल रहा हूं, मैंने कुर्सी से उठते हुए लैरी की बांह को छूकर कहा। तुम्हारा इरादा अगर कुछ देर और यहीं बैठने का है तो? लैरी ने एक झटके के साथ अपने को संभाल लिया। आसपास इस तरह देखा जैसे कि जहां होने की आशा थी उसकी जगह अपने को किसी और जगह पर देख रहा हो। फिर चेरी के चेहरे पर नजर डालकर उसने जैसे पिछली स्थिति से इस स्थिति का संबंध जोड़ा और ठक से फर्श पर जूतों की आवाज करता उठ खड़ा हुआ। मैं भी चलूंगा, उसने कहा। मैं तो कब का चला गया होता अगर तुम्हें इस तरह जमकर बैठती ना देखता। मैं न तो अपनी वजह से आया था यहाँ और न ही आगे बात पूरी न कर सकने से उसने होंठ चबा लिया। चेरी हम लोगों के उठने की प्रतीक्षा में था। अच्छा, उसने अपनी कुर्सी छोड़ते हुए मुझसे कहा। फिर किसी दिन बैठेंगे तो बात करेंगे। साथ आंखों से उसने मुझे समझाने की चेष्टा की कि हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं है। मैं उस लिहाज से मन में किसी तरह की बात लेकर न जाऊं। लैरी ने भी उसका आंखों का वह भाव देख और फिर एक बार वितृष्णा से हंस दिया। आओ चलें, उसने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलने पर हवा इतनी तीखी लगेगी इसका अंदाजा कमरे में बैठे हुए मुझे नहीं था। पगडंडी पर आकर लैरी ने मेरे कंधे का सहारा ले लिया। मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि खुद मुझे भी उस समय उस तरह के सहारे की जरूरत महसूस हो रही थी। एक एक कदम चलते हुए लग रहा था जैसे इस बीच बर्फ की फिसलन पहले से काफी बढ़ गई हो। यहां तक कि दो एक जगह बर्फ से बचकर चलने की कोशिश में मैं पगडंडी से हटकर झाड़ियों के अंदर चला गया। एक जगह तो लैरी मुझे वक्त से संभाल न लेता तो मैं ढलान से सीधा नीचे को लुढ़क जाता। बहुत गंदी शराब थी। कुछ दूर उतरने के बाद सामने आए बर्फ के एक लोंदे को पैर से हटाते हुए उसने कहा,
अच्छी शराब पीकर मेरी तबीयत कभी खराब नहीं होती। अच्छा है हम आज की शाम के बारे में बात ना करें, मैंने कहा। मुझे कोशिश करनी पड़ रही थी कि नीचे सड़क पर पहुंचकर उससे अलग होने तक अपनी तबीयत ज़्यादा खराब ना होने दूं। तुम ठीक कहते हो, वह बोला। मुझे नहीं पता था कि ये शाम इतनी गंदी बीतेगी। मैं तो यहाँ आने के लिए तैयार होकर आया भी नहीं था। मेरा तो ख्याल था कि हम लोग अगली बार अकेले बैठेंगे, जैसे हमेशा बैठते हैं, पहली से पहले ही किसी दिन। हाँ, पहली के बाद तो छुट्टियाँ हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ ना, उससे पहले ही किसी दिन, इसलिए तो कह रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। इस बार वह ठोकर खा गया और मैंने उसे संभाल लिया। किस चीज़ का? इस आदमी की बातों में आकर कोई गलत कदम ना उठा लेना। मैंने उसे जवाब नहीं दिया, देखने की कोशिश की कि पगडंडी के अभी कितने मोड़ बाकी हैं। तुम इसे नहीं जानते, वह बोला। मैं जानता हूँ, आज बल्कि पहले से ज़्यादा जान गया हूँ। तुमने देखा ना, इसकी वह भी आज नहीं आई। वह भी इसे जानती है। मैंने कहा और अपनी छाती को हाथ से दबा लिया। कुल 2-3 मिनट और अपने पर काबू रखने की जरूरत थी। तुम समझते हो कि इसकी चिट उसे मिली ही नहीं होगी? मैं ये बात मान ही नहीं सकता। चिट जरूर मिल गई होगी, पर वह जानबूझकर नहीं आई। जानती है कि इसके साथ मिलने जुलने में नौकरी का खतरा है। वह अपनी नौकरी खतरे में क्यों डाले? एक ही मोड़ और था, जिसके बाद चौड़ी सड़क थी। फिर कभी बैठेंगे तो बात करेंगे, मैंने कहा और इस तरह तेज चलने लगा जैसे कि पगडंडी की ढलान ने ही इसके लिए मजबूर कर दिया हो। उसे भी जबरदस्ती घसीटकर मेरे साथ तेज चलना पड़ा। एक मैं ही हूं, वह कहता रहा, जो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। कल को देख लेना, ये भी जाकर हेडमास्टर के तलवे चाट आएगा। मगर मैं इन चीज़ों से बहुत ऊपर हूँ। मैं अपनी मर्जी से ऐसी 50 नौकरियाँ छोड़ सकता हूँ, पर कोई मेरे साथ चालाकी बरत कर मुझे किसी जाल में फंसा दे, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। तुमको भी मैं इसलिए होशियार के दे रहा हूँ। ये मेरी गलती थी जो मैं आज तुम्हें इसके यहाँ ले गया। मैं अपनी गलती साफ मान रहा हूँ, पर इसके बाद अगर कुछ होता है तो वह मेरी गलती नहीं होगी। ये भी मैं तुमसे साफ कह दे रहा हूँ। तुम अपनी मर्जी से छोड़कर जाना चाहो, ये तुम्हारे ऊपर है, पर अगर तुम अपनी नौकरी बनाए रखना चाहते हो तो इस आदमी से अपने को बचा कर रखना। ये तुम्हें कई तरह का लोभ दे सकता है। तुम्हारे यहाँ ये चीज़ वह चीज़ भिजवाने का, इसका उसका, अपनी उसके साथ तुम्हारी दोस्ती कराने का। अगर तुम इसकी बातों में आ गए तो देख लेना क्या होता है। जो हाल इसका होगा वही तुम्हारा भी होगा। फिर मुझसे मत कहना कि। पांव सड़क पर पहुंच जाने से उसकी बात रुक गई। उसने इस तरह आसपास देख लिया जैसे कि जिस पर्दे की ओट में वह बात कह रहा था वह एकाएक सामने से हट गया हो। बहुत जल्दी पहुंच गए नीचे, उसने कहा। तो ठीक है, फिर किसी दिन बैठेंगे तो बात करेंगे। मैंने किसी तरह उसका हाथ अपने हाथ में लिया और आहिस्ता से हिला दिया। उसका हाथ पहले 2-1 क्षण तो ढीला रहा, फिर मेरे हाथ पर कस गया। याद रखना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कहकर वह मुस्कुराया। वह आदमी दोस्त नहीं है, मैंने भी मुस्कुराकर इसकी स्वीकृति दी। फिर हम हाथ हिलाकर अपने अपने क्वार्टर की तरफ चल दिए। मेरे लिए अपनी उबकाई रोकना असंभव हो रहा था, फिर भी जितना रास्ता रोशनी थी उतना रास्ता मैंने सांस रोके हुए पार कर लिया। पर उस खंबे के पास आते ही, जिससे आगे घर का अंधेरा ही अंधेरा था, मैं खड की तरफ झुक गया और अपनी छाती के कसाव को मैंने ढीला हो जाने दिया। शेष भाग 3 में।